हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, जुर्म का रास्ता कितना ही अच्छा क्यों ना लग रहा हो, उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इस वीडियो में मैं आपको जिस इंसान के मुतालिक बताने जा रहा हूँ, उसको दुनिया की तारीख का सबसे खतरनाक और अमीर तरीन मुजरिम कहा जाता है। इस आदमी का नाम पेब्लो एस्कोबार है। दोस्तों, पेब्लो एस्कोबार का ताल्लुक कोलंबिया से था। ये कोलंबिया के शहर रियो नेग्रो में 1949 यानी 1949 में पैदा हुआ था। इसका बाप एक किसान था और इसकी माँ एक स्कूल टीचर थी। ये एक गरीब घर में पैदा हुआ था। पेब्लो को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। ये बचपन से ही जुर्म के रास्ते पर चलना चाहता था। नकली ब्रांड के सिगरेट से लेकर नकली लॉटरी टिकट्स तक ये हर चीज बेचा करता था। 1970 तक पेब्लो गाड़ियां चुराने का काम करना शुरू हो गया। ये मुख्तलिफ स्मगलर्स के लिए भी काम करता था। लोगों को अगवा कर उनसे तावान मांगना इसके जराइम की लिस्ट में शामिल था। ये आदमी कोकेन और दूसरी नशावर चीजें भी बेचना शुरू हो गया। दोस्तों, 1970 की शुरुआत में कोलंबिया कोकेन की एक बहुत बड़ी मार्केट बन गया था। कोलंबिया में कोकेन बड़ी आसानी से मिल जाती थी। पेब्लो जैसे कई और लोग भी कोकेन खुलेआम बेचा करते थे। दोस्तों, कोलंबिया साउथ अमेरिका के नॉर्थ में वाक़या है। ये मुल्क पेरू और बोलिविया के दरमियान में मौजूद है और इसकी इसी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से कोलंबिया अमेरिका को कोकेन फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। हर महीने कोलंबिया से अमेरिका तकरीबन 70 से 80 टन तक की कोकेन स्मगल हुआ करती थी। अमेरिका में कोकेन की इस बढ़ती हुई मांग की वजह से कोलंबिया में मौजूद कोकेन बेचने वालों को बहुत फायदा पहुंचा। इन लोगों में पेब्लो एस्कोबार भी शामिल था। पेब्लो ने कोकेन को अमेरिका स्मगल करने के नए नए तरीके दरियाफ्त कर लिए। इसने बहामास के समुद्री इलाके में मौजूद नॉर्मन्स के नामी जजीरे पर अपना एक शिपमेंट पॉइंट खोल लिया। इसने अपने एक और पार्टनर के साथ मिलकर इस जजीरे की ज्यादातर जमीन को कोड़ियों के दाम पर खरीद लिया। ये जजीरा अमेरिकन रियासत फ्लोरिडा से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर था। पेब्लो इसी रास्ते से अमेरिका में कोकेन को स्मगल करता था। देखते ही देखते पेब्लो अमेरिका में ड्रग स्मगल करने वाले सबसे बड़े स्मगलर्स में से एक बन गया। 1975 में कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर फैबियो रेस्ट्रेपो को कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है कि इसको पेब्लो एस्कोबार ने ही कत्ल करवाया था। फैबियो रेस्ट्रेपो के मर जाने के बाद पेब्लो के लिए रास्ता साफ हो गया। अब ये कोलंबिया का ड्रग लॉर्ड कहलाए जाने लगा। पेब्लो बोलिविया और पेरू से कोका पेस्ट को भारी मिकदार में खरीदता और इसको अमेरिका स्मगल करता। इसने उसी जजीरे पर एक आलीशान घर, एक होटल और एक पूरा वेयर हाउस तामीर कर लिया, जहां ये कोकेन को स्टोर करता और वहीं से इसको अमेरिकन रियासत फ्लोरिडा में स्मगल कर देता। दोस्तों, 1982 में पेब्लो सियासत में भी दाखिल हो गया। ये कोलंबिया की कांग्रेस का मेंबर इलेक्ट हो गया, लेकिन इसकी ड्रग्स बेचकर कमाई गई बेशुमार दौलत का सबको पता चलना शुरू हो गया था। 2 साल के बाद इसको कांग्रेस से रिजाइन करना पड़ा। इसके खिलाफ जिस मिनिस्टर ने कैंपेन चलाई, बाद में उसको भी कत्ल करवा दिया गया और यहां से पेब्लो एस्कोबार की दहशत पूरे कोलंबिया में फैलना शुरू हो गई। इसका ख्वाब कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनना था, लेकिन जब इसको एहसास हुआ कि ऐसा कभी नहीं हो सकेगा, तो इसने कोलंबिया की सियासत को हिला कर रख दिया। इसने कोलंबिया के 3 प्रेसिडेंशियल उम्मीदवारों का कत्ल करवा दिया। कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल को भी इसी ने कत्ल करवाया। 1000 से ज्यादा कोलंबियन पुलिस ऑफिसर्स के कत्ल का जिम्मेदार भी पेब्लो एस्कोबार था। इसके अपने बेटे के मुताबिक पेब्लो ने तकरीबन 3 से 4 हजार लोगों का कत्ल करवाया। पेब्लो एस्कोबार का खास आदमी का नाम जॉन जेरो था। इसको पॉपाई भी कहा जाता है। ये एक हिटमैन था और पेब्लो लोगों को कत्ल करवाने और टॉर्चर करवाने का काम इसी को देता था। दिलचस्प बात यह भी है कि ये साथ साथ गरीब लोगों की मदद भी करता था, ताकि लोगों के दिलों में इसके लिए इज्जत बन जाए। इसको लोग रॉबिन हुड भी बुलाते थे, क्योंकि ये उनकी पैसों से मदद करता था। लेकिन लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता पेब्लो की असलियत का एहसास होने लगा। दोस्तों, पैसों की बात आई तो यहाँ मैं आपको पेब्लो एस्कोबार की दौलत के बारे में कुछ हैरत अंगेज बातें भी बताता चलूं। एक वक्त था कि जब पेब्लो एस्कोबार दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों में से एक बन गया था। 1985 में यानी 1985 में पेब्लो एस्कोबार की दौलत तकरीबन 30 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुकी थी, जो आज के तकरीबन 57 अरब डॉलर्स बनते हैं।
ये उस वक्त ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में कोकेन स्मगल करने वाला सबसे बड़ा डीलर बन चुका था। ये सिर्फ अमेरिका में हर दिन $500 मिलियन की कोकेन स्मगल करता था। इसके पास ज्यादातर पैसा कैश की सूरत में था। इसको हर हफ्ते $1000 के रबर बैंड्स खरीदने पड़ते थे ताकि ये उनको अपने पैसों पर लगा सके। ये अपने कैश को एक बहुत बड़े वेयर हाउस में रखता था और हर साल इसके अरबों रुपए सिर्फ इसीलिए जाया हो जाते थे क्योंकि उन नोट्स को या तो चूहे खा जाते थे या फिर वो नोट्स फट जाते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि एक दफा ये और इसकी बेटी एक जंगल में कैंपिंग के लिए रुक गए और इनके पास आग जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई। इसकी बेटी को सर्दी लग रही थी। इसके पास उस वक्त काफी कैश मौजूद था जो इसके साथी कैरी कर रहे थे। इसने लकड़ियां ढूंढने के बजाय तकरीबन $20 लाख को आग लगा दी ताकि इसकी बेटी को सर्दी ना लगे। सिर्फ इसके पैसों को कैरी करने के लिए इसने एक जहाज खरीदा हुआ था। लेकिन दोस्तों, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। अमेरिकन हुकूमत पेब्लो एस्कोबार को पकड़ना चाहती थी और बार बार कोलंबिया से पेब्लो को उनके हवाले करने की डिमांड कर रही थी। लेकिन पेब्लो इतना ताकतवर था कि इसके खिलाफ कोलंबिया में किसी को एक्शन लेने की हिम्मत नहीं होती थी। पेब्लो ये बात बखूबी जानता था, लेकिन इसके दिल में डर था कि कहीं कोलंबियन हुकूमत इसको अमेरिका के हवाले ना कर दे। इसने कोलंबियन हुकूमत को कोलंबिया का $10 अरब का कर्जा तक उतारने की पेशकश की ताकि इसके बदले कोलंबिया इसको अमेरिका के हवाले ना करे। लेकिन दोस्तों, इसके जुर्म की दास्तानें काफी बढ़ चुकी थीं और फिर अमेरिकन प्रेशर भी था। पेब्लो को एहसास था कि इसको किसी वक्त भी गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया जा सकता है। इसीलिए 1991 में यानी 1991 में इसने फैसला किया कि यह खुद को कोलंबियन गवर्नमेंट के सामने सरेंडर कर देगा। लेकिन इसने शर्त यह रखी कि इसको अमेरिका के हवाले नहीं किया जाएगा। कोलंबियन हुकूमत ने पेब्लो एस्कोबार की इस बात को मान लिया, लेकिन पेब्लो को किसी जेल में नहीं भेजा गया, बल्कि पेब्लो की शर्त के मुताबिक इसको अपना जेल खुद बनाने की इजाजत दी गई। दोस्तों, पेब्लो एस्कोबार ने अपना जेल खुद तामीर कराया, जो किसी महल से कम नहीं था। इस जेल को ला कैथेड्रल भी कहा जाता है। इस जेल में कसीनो, बार, फुटबॉल ग्राउंड और नाइट क्लब तक शामिल थे। इसने दुनिया भर से इंतहाई कीमती जानवर मंगवाकर इस जेल में ही एक जू भी खोला हुआ था। पेब्लो एस्कोबार एक आलीशान महल नुमा घर में रहता था और इस जेल की हिफाजत इसके अपने मुहाफिज करते थे। पेब्लो के साथ इसका वो खास बंदा भी रहता था जिसको पोपाय कहते थे। लेकिन इतने आलीशान तरीके से रहने के बावजूद इसके मुजरिमाना सोच खत्म नहीं हो सकी और ये इसी जेल से बैठकर लोगों को कत्ल करवाने और कोकेन स्मगल करने का काम करता रहा। इसके ये सारे काम इसका खास बंदा पोपाय सर अंजाम देता था। हुकूमत को जब एहसास हुआ कि पेब्लो अभी भी वही कुछ कर रहा है, तो हुकूमत ने इसको प्रॉपर जेल में भेजने का फैसला कर लिया। पेब्लो एस्कोबार ने इस बात का पहले से पता चला लिया और इसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने इस आलीशान जेल से फरार होने का प्लान बना लिया। दोस्तों, पेब्लो इस आलीशान जेल से फरार होने में कामयाब हो गया। पेब्लो के फरार हो जाने के बाद कोलंबियन हुकूमत शदीद प्रेशर में आ गई। पेब्लो को पकड़ने के लिए अमेरिकन और कोलंबियन हुकूमत की एक ज्वाइंट टीम बनी। यहाँ जिन लोगों के प्यारों को पेब्लो ने कत्ल करवाया था, उन लोगों ने भी इसको ढूंढने के लिए अपनी एक प्राइवेट टीम बना ली। इस टीम का नाम लॉस पेप्स रखा गया। इस टीम में पेब्लो के तमाम दुश्मन शामिल थे। इस टीम के दिल में पेब्लो के खिलाफ शदीद नफरत थी। इन्होंने पेब्लो के तकरीबन 300 साथियों को कत्ल कर दिया, जिसमें इसके रिश्तेदार और इसका वकील भी शामिल था। लेकिन पेब्लो का खुद कुछ पता नहीं लग रहा था। दोस्तों, आखिरकार 16 महीने की शदीद तलाश के बाद और कई $मिलियन खर्च करने के बाद 2 दिसंबर 1993 को कोलंबियन पुलिस को पेब्लो एस्कोबार के ठिकाने का पता लग गया। ये पेब्लो की सालगिरह से एक दिन के बाद का वाकया है। पेब्लो अपनी सालगिरह के अगले दिन ड्रग्स लेकर और केक खाकर अपनी सालगिरह मना रहा था। लेकिन जिस आदमी ने पेब्लो एस्कोबार को ड्रग्स लाकर दिया, उस आदमी को पुलिस ने ट्रेस कर लिया। पेब्लो लॉस ओलिवोस नामी एक इलाके में छुपा हुआ था और ये उस वक्त अपने बेटे से फोन पर बात कर रहा था। पुलिस के मुताबिक इसने मुकाबला करने की कोशिश की और ये इसी मुकाबले में मारा गया। इसकी टांग और कान में गोलियां लगी थीं, लेकिन इसकी मौत के बारे में इसके बेटे और इसके भाइयों का कुछ और ही ख्याल है। इनके मुताबिक पेब्लो एस्कोबार ने खुदकुशी की थी
اور یہ पुलिस मुकाबले में मारा नहीं गया था। इसके भाइयों का कहना था कि उनको पेब्लो ने खुद बताया था कि वो पकड़े जाने से पहले ही अपनी कान में गोली मारकर खुदकुशी कर लेगा। ये भी कहा जाता है कि जिस गन से पेब्लो को गोली लगी वो इसकी अपनी ही गन थी। दोस्तों, पेब्लो एस्कोबार की मौत की खबर उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई थी। कोकेन किंग और हजारों लोगों का कातिल पेब्लो एस्कोबार मर चुका था, लेकिन इन सब जराइम को अंजाम देने के बावजूद कोलंबिया के कुछ लोगों के दिलों में आज तक इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। कहते हैं कि इसकी आखिरी रसूमात में 25,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। ये सब वो लोग थे जिनको पेब्लो ने घर बनाकर दिए थे और इनकी मदद की थी, लेकिन इसने हजारों लोगों को कत्ल भी करवाया था। इसीलिए कोलंबिया में ज्यादातर लोग खुश थे। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह भी है कि इसका खास साथी और हिटमैन पोपाय ने पुलिस के सामने पहले ही सरेंडर कर दिया था। इस शख्स ने 200 से ज्यादा लोगों को टॉर्चर कर कत्ल करने का एतराफ किया था। इसको 24 साल कैद की सजा हुई क्योंकि कोलंबिया में सजाए मौत का कानून मौजूद नहीं है। ये शख्स अभी कुछ अरसे पहले ही जेल से बाहर आया है और ये अब एक एक्टिविस्ट बन गया है। ये कोलंबिया के मसाइल और सियासत के ऊपर यूट्यूब पर वीडियोस भी बनाता है और इसके कई लाख सब्सक्राइबर्स भी हैं। दोस्तों, पेब्लो एस्कोबार की फैमिली में इसकी बेटी और एक बेटा और एक बेटी शामिल हैं। इन लोगों ने पेब्लो के मरने से काफ़ी अरसा पहले ही जर्मनी में सियासी पनाह हासिल कर ली थी और ये अभी भी वहीं रहते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन बटन के साथ आपको एक घंटी बनी नज़र आएगी, यानी एक बेल आइकन बना नज़र आएगा। अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो इस चैनल की सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।